हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, पिछले दो क्लास में हमने देखी थी नंबर सिस्टम की डिटेल क्लासिफिकेशन, और आज की क्लास में उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके मैं जीरो और वन पे बात करूंगा कि जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, जीरो की इन्वेंशन कब हुई, जीरो की इन्वेंशन के बाद उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, और वन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जीरो के क्या क्या प्रॉपर्टी है, जीरो इवन है या ऑड है। ये सारी चीज़ आज हम देखेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों, देरी न करके स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि जीरो, आज जीरो के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है आपके मन में सारे दूर होंगे कि जीरो इवन है या ऑड है, जीरो नेगेटिव इंटीजर है या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है। जितने भी रिगार्डिंग डाउट है सब आज दूर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, तो पहले जानेंगे कि जीरो की इन्वेंशन कब हुई, क्योंकि ये जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि जीरो जब हमारे प्रकृति की शुरुआत हुई तब से जीरो नहीं थे। जीरो बाद में खोजे गए या जीरो बाद में उसको इन्वेंट किया गया। तो कब जीरो की इन्वेंशन हुई तो लिखेंगे आप लोग, जीरो वॉज इन्वेंटेड इन फिफ्थ सेंचुरी। इसको हमेशा अप्रोक्स में रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो बोलना मुश्किल है कि कब खोजा गया, लेकिन फिफ्थ सेंचुरी के में अप्रोक्सीमेटली खोजा गया था बाय आर्यभट्ट एंड फॉर्मलाइज्ड बाय ब्रह्मगुप्त इन हिज बुक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ए टी ए है, इसको ध्यान से लिखिएगा। इन सेवेंथ सेंचुरी, ठीक है। तो ये था जीरो के इन्वेंशन की पहले पॉइंट, कि इस टाइम से जीरो स्टार्ट हो। अब इसके बाद देखेंगे जीरो ऑड है या इवन है, जीरो नंबर लाइन में कहाँ लाई करता है, उससे हम लोग को पता चलेगा कि जीरो एक इवन संख्या है या एक ऑड संख्या है। फिर जीरो की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो इसको पहले आप लोग अगर आप नोट कीजिए कॉपी में अच्छे से कि जीरो की इन्वेंशन कब हुई। वेदर जीरो इज इवन और ऑड। लगभग स्कूल टाइम से हम लोग का दिमाग में ये कॉन्फ्यूजन रहा ही है, किसी ना किसी का दिमाग में हमेशा कभी ना कभी, कि जीरो इवन संख्या है या ऑड संख्या है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको अभी पता चल गया है कि जीरो इवन है कि या ऑड है। अगर जिसको नहीं पता है वो आज देखेंगे तो आज को उसको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, जो कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, और जैसे पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। क्यों नहीं है वही पता चलेगा। फिर ये जो लाइन होगा ये प्लस इन्फिनिटी में खत्म होगा, जो कि क्या संख्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि जब जीरो के राइट साइड में हम लोग चलते जाएंगे तो वन से शुरू होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चलते चलते कहाँ एंड होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए उस लास्ट पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं इन्फिनिटी, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, ठीक है। और वैसे ही सेम केस इस साइड में भी है। तो ये लेफ्ट साइड में इसे इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी, कि अगर यहाँ से शुरू होगा -1, फिर -2 -3, इस जगह इधर में आएंगे, इधर जाएंगे तो प्लस में आएंगे 1 2 3 4 करके। तो अगर मैं यहाँ से कहीं पे लिखता हूँ -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो फिर इसके बाद जीरो आएंगे। अब फिर जीरो से अगर इधर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसे चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। तो अगर इसी नंबर लाइन पे थोड़ा सा अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि जीरो इवन है कि ऑड है।
अच्छा, पिछले क्लास में मैंने इवन संख्या की डेफिनेशन बताई थी कि हर वो संख्या जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है वो इवन होगी, और हर वो संख्या जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है या फिर कुछ रिमाइंडर लेके आएगा साथ में तो वो ऑड होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम लोग को पता है जो हम लोग पिछले क्लास में भी देखा था कि ये सब संख्या इवन होगी, 6, 4, 2, 2, 4, 6, ये सारी संख्या इवन है क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। और एक पॉइंट और भी देखा था कि हर इवन संख्या में गैप होता है 2 का। जैसे आप देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, तो जो गैप है ये एपी में है। मैं एपी जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा एपी क्या होता है। तो देखिए गैप कांस्टेंट है। अगर इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें या ऑब्जर्व करें तो क्या देखेंगे, ये जो गैप है 2 है, ये भी 2 है, तो इससे ये प्रूव होता है कि 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि -2 का बाद जो संख्या आ रही है इवन लाइन पे वो 0 आ रही है। फिर 0 के बाद जब हम लोग पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तब भी 2 आ रही है। तो ये प्रूव करता है कि 0 एक इवन नंबर है। सिर्फ ये नंबर लाइन में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये यहीं पे प्रूव हो जाता है कि 0 इवन है। लेकिन आपको इस एक प्रूफ से आपका मन नहीं भर रहा है, आपको और डिटेल में जानना है। ठीक है, देखते हैं और कोई प्रूफ है कि नहीं। तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, तो मैं इसको इरेज करूंगा। आज 0 का कंप्लीटली पोस्टमार्टम होगा। 0 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आज किसी का मन में नहीं रहेगा। देखिए हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं। देखिए 3 प्रॉपर्टी है नंबर सिस्टम में ऑड इवन पे, तो उसको आज देखेंगे। अगर 2 इवन संख्याओं का एडिशन होता है हमेशा, तो रिजल्ट एक इवन संख्या ही निकल के आती है। 2 ऑड संख्याओं का अगर समेशन या एडिशन होगा तो भी एक इवन निकल के आते हैं, और एक इवन का अगर एडिशन कभी भी होगा तो हमेशा ऑड निकल के आएगा। ये 3 प्रॉपर्टी है ऑड इवन पे जो कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ये आपको कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं देगी, ये हमेशा आपको सही आंसर देगी। ठीक है, सॉरी। तो इस 3 प्रॉपर्टी से हम लोग कोशिश करेंगे 0 को इवन या ऑड प्रूव करने की। देखते हैं। अब ये सब का प्रूफ मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब 2n रखिएगा, यहाँ पर 2n रखिएगा तो एडिशन 4n आएगा। अब 4n में हाइट 2 तो रहेगा तो वो इवन प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे 2n माइनस 1, यहाँ पे 2n माइनस 1 रखिएगा तो जो एडिशन आएगा, या फिर 2n प्लस 1 भी रख सकते हैं। 2n प्लस माइनस 1 दोनों ही ऑड फॉर्म होते हैं, तो अगर प्लस में रखिएगा तो 4n प्लस 2 आएगा। दोनों से 2 कॉमन लीजिएगा तब भी एक इवन संख्या निकल के आएगी। अगर माइनस में रखिएगा तो 4n माइनस 2 आएगा, उसमें से 2 कॉमन आ जाएगी, तो दोनों दोनों केस में इवन निकल के आएगा। यहाँ पर आप अगर ऑड रखिएगा, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। ऑड को हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 फॉर्म में, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों दे दिए यहाँ पे। और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे 2n के साथ, और इवन हमेशा 2n फॉर्म में होगा क्योंकि 2 या 2 का कोई भी मल्टीपल हमेशा इवन होगा। ठीक है, इवन का डेफिनेशन यही है, जो भी संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड होता है या कंप्लीटली डिवाइड होगा वही इवन संख्या कहलाएगा। तो अगर मैं एक ऑड को इवन से ऐड करूंगा तो क्या हमेशा ऑड आएगा? ये सब जो प्रॉपर्टी है ये ऑलवेज आएगा। ऑलवेज एक बहुत ही भयंकर वर्ड है। ये जब भी आपको स्टेटमेंट में देखें तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप इसको टिक नहीं कर पाएंगे। अगर दो इवन संख्या को मैं लूंगा, कोई भी इवन संख्या हो, तो क्या हमेशा इवन आएगा? इसके लिए आपको
एग्जाम्पल नहीं, इसके लिए आपको जो यूनिवर्सल थ्योरी है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, वो जानना जरूरी है। जैसे ये जो संख्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर वो संख्या जो इवन है वो इस फॉर्म में तो हो गई। क्योंकि हम लोग कहाँ तक सोच सकते हैं, हम लोग का दिमाग एक लिमिटेड है। अगर आप नंबर नंबर लाइन में चलते जाइएगा तो कहीं पे एक नंबर हो सकता है, वो बहुत दूर होगा जहाँ तक ह्यूमन माइंड अब तक पहुँचा नहीं है, तो वो शायद इस प्रॉपर्टी को रॉन्ग प्रूव कर दे अगर आप नंबर लेके चलिएगा तो। लेकिन ये जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ये कभी आपको रॉन्ग नहीं देगा। कुछ भी नंबर हो, कहीं भी हो, जहाँ तक हमारा दिमाग पहुँचा या नहीं पहुँचा, लेकिन वो नंबर तो इस फॉर्म में हो गई। तो अगर हम लोग इसी को देख ले, तो भाई इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल पुट करके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि वो इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे, आपको कभी भी एग्जाम्पल देकर नहीं उसको सॉल्व करना है। कि शायद एग्जाम्पल से आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद लगे कि गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये जैसे ही आप थोड़ा बहुत इस टाइप का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर हमेशा आपको इस तरह का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। क्योंकि हो सकता है कि एक एग्जाम्पल बैठ जाए, दो एग्जाम्पल बैठ जाए, तीन एग्जाम्पल बैठ जाए, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर आगे जाके कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे, तब आपका मार्क्स गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज जो है वो होना चाहिए कंप्लीट। तभी आप ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि कैट में आते हैं, सी सेट में आते हैं, CDS में आते हैं, ये 3-4 एग्जाम है इंडिया में होते हैं जो वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो 4n प्लस माइनस 1 में आ जाएगा। अभी आप इसको ब्रेक करेंगे तो 4n प्लस आएगा या 4n माइनस आएगा। अभी ये संख्या तो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो एक है ये आपको डिविजिबल होने नहीं देगा। ये हमेशा एक रिमाइंडर लेके आएगा, या तो +1 में आएगा या तो -1 में लेके आएगा। इसीलिए और इस फॉर्म को ही बोला जाता है ऑड। यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अगर 2n लीजिएगा, यहाँ पर 2n लीजिएगा तो 4n आएगा। तो 4n का मतलब ये है उसमें 2 तो रहेगा, तो वो 2 हमेशा इवन होगा, नंबर कुछ भी आए। आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल लीजिएगा, 3 एग्जाम्पल लीजिएगा, लेकिन मैं उस फॉर्म को ही ले लूंगा जिस फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं या नंबर बनते हैं। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ये हमेशा ऑड होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी नंबर रख लीजिए, एन का मान कुछ भी रख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आपका माइंड सोच सके, वो हमेशा इस फॉर्म में लेकर आएगा। इसीलिए मैं बोला कि ये जो नंबर है एज्यूम करने का, ये तो बहुत है, इन्फिनाइट है, लेकिन जो बेस फॉर्म है वो ये कभी चेंज नहीं होगा। मैं इस पर इतना टाइम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप समझ सके मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। और एग्जाम में एक एक मार्क्स की जो वैल्यू है वो आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर कीजिएगा 2n + 1 - 1, 2n + 1 - 1, तो या तो 4n + 2 देगा या 4n - 2 देगा, और दोनों ही इवन होगा क्योंकि दोनों में 2 है। तो ये जो संख्या है ये हमेशा और निकल के आएगी, आप देख सकते हैं। अब इसी को इन दोनों में खुद से ट्राई करके देखिएगा, इसको 2n मानेगा, इसको 2n मानेगा, क्या आ रहा है, क्या वो हमेशा इवन आएगा। इसमें 2n + 1 या -1, 2n + 1 - 1 लिख के देखिएगा, क्या हमेशा वो इवन आएगा। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा वो 3 प्रॉपर्टी ऑड इवन पे। अब इस पे मैं जीरो को ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि जीरो कौन कौन से में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं जीरो को मानता हूँ इवन है, तो जीरो के साथ में कोई भी इवन संख्या अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर तो इवन आना चाहिए। देखते हैं, अब कोई भी इवन मान लीजिए, आप 6 मान लीजिए, तो सम क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 एक इवन संख्या है। तो ये प्रूफ हो रहा है पहला स्टेटमेंट से कि जीरो इवन है। इसमें आ जाइए, अगर मैं जीरो को ऑड मानता हूँ तो फिर कोई भी ऑड नंबर जीरो के साथ में अगर ऐड करूंगा तो आंसर तो इवन आना चाहिए। तो एक ऑड नंबर मान लीजिए 3, तो 3 एक ऑड नंबर है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी गलत हो जा रहा है। अगर मैं जीरो को ऑड ले रहा हूँ तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड केस में आइए,
जीरो को ऑड मानते हैं, इसके साथ में कोई भी इवन संख्या ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर 6 किया तो यहाँ पर 4 कर लेते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 4, लेकिन थ्योरम क्या बोल रहा है कि ऑड आना चाहिए, तो 4 तो इवन संख्या है, तो ये प्रॉपर्टी भी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जीरो को ऑड लिया, दो प्रॉपर्टी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ करता है कि जीरो हमेशा इवन होगा, अगर जीरो इवन नहीं होगा तो प्रॉपर्टी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो प्रूफ मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी है कि जीरो एक इवन संख्या है। ठीक है, आपको पता ही होगा पहले से ही, फिर भी मैंने एक बार आपका रिवीजन करा दिया, और जिनको पता नहीं है वो अच्छे से नोट करेंगे, समझेंगे, इसको एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार लाइफ टाइम चलेगा, इसको बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए कुछ कुछ भी याद नहीं करना है, लिख के देख के समझना है, फिर ऑटोमेटिक दिमाग में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं करूँगा जीरो की जितने भी प्रॉपर्टी है जिससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब देखेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या समझ लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, लीजिए। अब जीरो की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो अभी जो हमने देखा उससे एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि जीरो इज इवन नंबर। ठीक है, और इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, फिर मैं यहाँ प्रूफ नहीं करूँगा। अब जितना प्रॉपर्टी है वन बाय वन मैं सबको लिखूंगा, और आप सब भी उसको वैसे ही नोट कीजिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको जीरो पे शायद 1% का डाउट भी नहीं होना चाहिए कि जीरो क्या है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था क्या, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नॉन जीरो डिजिट और नंबर। ठीक है, सिर्फ डिजिट नहीं, नंबर भी हो सकता है। नंबर क्यों, 0/10, 0/11, 0/12, किसी भी नंबर को लीजिएगा आप, तो वो जीरो को कंप्लीट डिविजिबल कर देगा। ठीक है, इसलिए हमेशा सिर्फ डिजिट नहीं लिखना है, नंबर भी लिखना है। और यहीं यहीं पे हम लोग का गलती होता है, जहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट पता नहीं होता है अच्छे से, फिर हम लोग गलती कर देते हैं। हमको पता है जीरो सिर्फ डिजिट से होगा, क्योंकि हमारे पास 10 डिजिट है, नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं नंबर होगा भाई, नंबर भी होगा। अगर जीरो को एक डिवाइड कर सकता है तो जीरो को 10 भी डिवाइड कर सकता है, 90 भी डिवाइड कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो वन बाय वन इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। तो जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नॉन जीरो डिजिट और नंबर, लेकिन इसका जो उल्टा है वो सही नहीं है। एनी नॉन जीरो और जीरो डिजिट नंबर, सिर्फ नॉन जीरो नहीं, अगर जीरो को भी आप जीरो से डिवाइड कीजिएगा, तो रिजल्ट होगा अनडिफाइंड, जिसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर सका। क्या आएगा, एग्जाम्पल देखिए, 6 को अगर आप जीरो से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? अगर मानते हैं कि एक्स आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स आ रहा है,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स इक्वल टू 6। तो ये जो एक संख्या है ये क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं, क्योंकि जीरो के साथ में ऐसा कौन सा संख्या होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये जो 6 है 5 है 1 है 2 है कुछ भी हो, यहाँ पे ऊपर में कुछ भी हो, एनी नॉन जीरो डिजिट कुछ भी हो, तो वो कैसे आएगी। हो सकता है कि अगर हम लोग सोचने स्टार्ट करें तो हो सकता है कि वो अल्टीमेटली जहाँ पर इन्फिनाइट वैल्यू है, इतनी कोई बड़ी बड़ी वैल्यू हो सकती है जहाँ पर ये आ जाए, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है, इसीलिए इसको हमेशा लिखेंगे अनडिफाइंड। ठीक है। और जीरो का एक और भी प्रॉपर्टी है कि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है। जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा हमेशा जीरो ही देगा। ठीक है, तो ये कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी पहले आप नोट कीजिए। अगला प्रॉपर्टी जो मैंने वही बता दिया कि जीरो मल्टीप्लाइड विथ एनी नॉन जीरो डिजिट और नंबर रिजल्ट इज जीरो। जीरो को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमेशा आपका जो उत्तर आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर प्रॉपर्टी। फिर अगला क्या आएगा, अगर आप लोग जीरो की पावर 1 कीजिएगा, तो इसको मैं बाद में लिखता हूँ, इसके ऊपर मुझे कुछ थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको छोड़िए, पहले नॉन जीरो पे आ जाइए। एनी नॉन जीरो डिजिट एक्सेप्ट any non-zero digit raised to the power 0 is 1। इसको समझेंगे एग्जांपल से। अगर a एक नंबर है, कोई भी नंबर हो, उसका अगर पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। आप a की जगह पे कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, अगर किसी का भी पावर 0 है तो वो 1 आएगा। ये कैसे आता है, जब हम लोग सर्च का क्लास करेंगे, सर्च इंडिसेस, तब उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी से आपको प्रॉपर्टी लिखना है, क्योंकि ये सब चीज़ में फिर किसी का फैक्टोरियल अगर 0 आ गया, 0 फैक्टोरियल के बारे में 1 होता है, वो सब समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। धीरे धीरे हम लोग जैसे क्लास में आस्ते आस्ते बढ़ेंगे वो सब समझेंगे। अभी सिर्फ लिखिएगा कि ए का पावर कुछ भी आप रखिएगा, अब ए का वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 करके चलते जाएगा, तो उसका पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। फिर अगला पॉइंट है जीरो रेज टू द पावर 0। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ए का वैल्यू मिनिमम 1 होगा, लेकिन अगर 0 का पावर 0 ही रख देंगे, रिजल्ट इज इनडिटर्मिनेट।
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जीरो का पावर अगर हम लोग जीरो रख देंगे तो वो आ जाएगा इनडिटर्मिनेंट, या उसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि वो ये वही केस है जब किसी संख्या को जीरो से आप भाग कीजिएगा तो जो आ रहा है वो कहीं दूर जाके कहीं पे होगा जहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, तो वैसे कुछ संख्या आएगी, वैसे जीरो का पावर जीरो रखिएगा तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप नोट कीजिए, फिर मैं अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा। आठ नंबर, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज वन, इसे कहा जाता है एम्प्टी प्रोडक्ट। क्यों कहा जाता है? अगर आप दो फैक्टोरियल लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 2 × 1, मतलब इससे वो जितना भी हम लोग का छोटा नंबर है वो होगा मल्टीप्लाई। 3 फैक्टोरियल लीजिएगा, 3 × 2 × 1, देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर इससे छोटा है, मतलब कुछ है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो सकता है। 4 लीजिएगा तो 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। तो जितना भी नंबर यहाँ लिखा होगा इससे जितना भी छोटा नंबर है वो सब मल्टीप्लाई होगा। अगर आप जीरो लीजिएगा तो जीरो का साथ में कुछ मल्टीप्लाई करने को है ही नहीं, तो यहाँ जो संख्या होगा वो एम्प्टी होगा, इसीलिए कहा जाता है एम्प्टी प्रोडक्ट, कि जीरो के साथ में कुछ तो है ही नहीं, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है 1, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया है कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है। फिर लिखिए जीरो इज नेदर नेगेटिव जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो शायद मैंने ये वाला प्रॉपर्टी पहले लिख दिया था, मुझे याद नहीं है, फिर भी 1 सेकेंड। जीरो इज नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। जीरो हैज नो फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीरो इज इंटीजर इसको इस तरह लिखिए, जीरो इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर इस सबको अच्छा से नोट कीजिए, फिर मैं अगला प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। एक यहीं पे लिख लीजिए, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर का शुरुआत होता है जीरो से। इसके ऊपर वो अच्छा एक दो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वही मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। ये जो लेटेस्ट 2025 का एनटीपीसी हुआ आरआरबी में, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था इसमें से बेस्ट, तो ये सबको नोट कीजिए, फिर मैं अगला पॉइंट पे आऊँगा। जीरो इज ए रैशनल नंबर जीरो को रैशनल नंबर क्यों कहा जाता है?
0 कैन बी प्रेजेंटेड क्योंकि 0 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जीरो के नीचे आप कोई भी संख्या रखिए उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, इसीलिए ये p बाई क्यू फॉर्म में हो जा रहा है और q 0 नहीं है। 0 को हम लोग ये नहीं लिख सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका वैल्यू फिर भी वही आ जाएगी कि 0 इंटू एक्स। अब ये एक्स का वैल्यू क्या है ये किसी को नहीं पता, कि 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, किसी को नहीं पता, इसलिए 0 बाई 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि एक से लेके आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 के साथ में तो वो 0 ही देगा, वो अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन 0 बाई 0 कभी नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो इनफिनाइट अनडिफाइंड प्रोसेसर में चला जाएगा, ठीक है। इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हमको जानकर रखना है कि 0 बाई 0 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कि 0 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो एक इनफिनाइट कुछ टाइप का वैल्यू आएगा जो हम लोग को किसी को नहीं पता, इसलिए इसको बोला जाता है अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा। रैशनल नंबर का फॉर्म में है कि q जो है, जो डिटर्मिनेंट है नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, q कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, इसको अच्छा से आप नोट कीजिए। 0 इज इंडिकेटिंग, अगला जो प्रॉपर्टी है, 0 इज द ओरिजिन पॉइंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको हम लोग लिखते हैं 0,0। ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें आएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो मिडिल पॉइंट है इसको हम लोग लिखते हैं 0,0, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस का मान भी 0 है, वाई एक्सिस का मान भी 0 है, यहाँ से समय समय सब कुछ स्टार्ट होता है, तो इसीलिए 0 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 0 का क्या वैल्यू है, तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट का मान होता है 0,0, ठीक है। तो ये पॉइंट को अच्छे से आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद जगह तो है थोड़ा, यहीं लिख देते हैं, इसको पहले एल सीरीज कर लेता हूँ। जीरो इज द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन जीरो डिजिटल नंबर, ठीक है। तो इतना प्रॉपर्टी जीरो के रिगार्डिंग अगर आप इस सबको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो मुझे लगता है कि जीरो के ऊपर आपको कोई भी डाउट कभी नहीं होगी। जीरो के ऊपर जितने भी प्रॉपर्टी बेस्ड थे मैंने कोशिश की सबको एक जगह कंपाइल करके आपको आपके साथ शेयर करने की, और मैंने वो की। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़िएगा देखिएगा तो आपको शायद जीरो के रिगार्डिंग, जीरो की इन्वेंशन कब हुई, जीरो इवन है या ऑड है, जीरो की जितनी भी प्रॉपर्टी है जिस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया। तो मुझे लगता है कि इतना पार्ट आपको देखने के बाद जीरो पे कभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वन को, ठीक है, क्योंकि वन को भी मैं आज ही खत्म कर दूंगा।
1 थोड़ा कम पार्ट है, ज़्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन 0 का कुछ ज़्यादा ही लंबा क्लास हो गया, इतना मुझे पता नहीं था कितना चलेगा, इसीलिए मैं जब भी क्लास कराता हूँ मुझे पता नहीं होता कि कितना देर तक चलेगी, क्योंकि जब तक उसके ऊपर पूरे पूरे कंप्लीट हर थ्योरी हर प्रॉपर्टी खत्म नहीं होता है तो मुझे चैन नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसको 0 को इतना लंबा कंटिन्यू किया। अब मैं 1 को ख़त्म करूँगा जल्दी से, इसको आप लोग तब नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। तो ये रहा 0 का कंप्लीट पोस्टमार्टम। आज के बाद जिसको 0 के बारे में पता था, मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखे होंगे, और जिसका जिसका नहीं पता था वो तो सब उसके लिए तो पूरा पूरा ही नया है। अब लिखिए 1। जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टराइजेशन कर रहे थे फैक्टर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग देखे थे कि 1 बीच में आ रहा था, एक तरफ आ रहा था प्राइम नंबर, एक तरफ आ रहा था कॉम्पोजिट नंबर, सॉरी, तो पहला पॉइंट वही लिखेंगे 1 1 is neither prime nor composite. One has only one factor. इसको मल्टीपल ना करके इसको फैक्टर कीजिए। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, चाहे वो प्राइम हो, कॉम्पोजिट हो, ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, एक सबका फैक्टर होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को अच्छे से सब लोग नोट कीजिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से ही शुरू होता है, सबको ही पता है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसको लिखेंगे अच्छे से। अगला वर्ड लिखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट यहाँ पर मैंने पॉजिटिव इसलिए दिया क्योंकि अगर आप ऑड नंबर को बोलिएगा तो -1 भी ऑड नंबर है, -3 भी ऑड नंबर है, और वो एक से भी स्मॉलेस्ट है, इसीलिए पॉजिटिव यहाँ पर देना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव सेट का बात कीजिएगा तो 1 सबसे पहला ऑड नंबर आएगा। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इंटीजर बोला जाता तब तो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किसी को नहीं पता, क्योंकि वो माइनस जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चल जाएगा, और नेगेटिव कितना जाएगा वो किसी को नहीं पता। तो यहीं पे हम लोग को समझना है कि अगर बोला जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर, अगर इंटीजर पार्ट है तब वो क्या हो किसी को नहीं पता, क्योंकि -1 से छोटा क्या होगा, -3 होगा, -3 से छोटा क्या होगा, -5 होगा, -5 से स्मॉल क्या होगा, -7 होगा। तो ऐसे करते करते वो निकलेगा एकदम माइनस इन्फिनिटी तक, और जो इन्फिनिटी जब भी आएगा, इन्फिनिटी नंबर क्या है किसी को नहीं पता, इसीलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑड पॉसिबल नहीं है बताना। ये सब जो क्लासिफिकेशन है ये हमेशा याद रखिएगा, इस पर कभी भी बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पॉजिटिव है तो ही और एक होगा, नहीं तो एक नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 रेज टू द पावर एनी नंबर इज 1। अभी यहाँ पर बोलेगा कि 0 हो गया तभी 1 आएगा, जीरो का जगह पर कुछ और रख लीजिए तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो डाउट यहाँ पे होता है, तो ये मैंने पिछले जीरो जीरो में कराया तब बता दिया, कुछ भी हो, किसी का भी पावर 0 हो, वैल्यू 1 ही आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए,
एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 1 इज द सेम नंबर। ठीक है, ये सब को अच्छे से आप नोट कीजिए। अब थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। एक सेकेंड। तो लिखेंगे 1 इज ए रैशनल नंबर। अब बार बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि 1 का नीचे कुछ भी रख सकते हैं, एटलीस्ट 1 तो होगा ही। तो ये एक रैशनल नंबर में आ जाएगा जहाँ पे क्यू 0 नहीं है। अच्छा, एक 1 एकमात्र नंबर है या ओनली नंबर है, इसका ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। अभी आपको दे देगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ n इज अ नंबर। वो बोल सकता है होल नंबर या नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 दोनों ही है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इज द सेम नंबर। अब बोले कि हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, जब भी ये लाइन लिखा जाएगा कि हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल, तब सबके मन में थोड़ा डाउट तो हो जाता है, चाहे वो कितना ही कॉन्फिडेंट हो कि इसका कितना वैल्यू हो सकता है। एक तो सब कोई कर देगा, लेकिन अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा डाउट तो होगा, एक है, दो है, तीन है या इनफिनाइट है, तब तो डाउट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे पहले, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, तो ये एक ही मात्र केस पॉसिबल है, 1 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं अभी बता देता हूँ, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर मैं अगले अगले क्लास में परफेक्ट नंबर के बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा। कुछ नहीं है, जिस भी नंबर का, फॉर एग्जांपल देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। मान लीजिए n एक नंबर है, ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है पहले वो समझिए। ऑल फैक्टर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ, n के जितने भी फैक्टर निकलेंगे, लेकिन n को छोड़ के, मतलब उस नंबर को छोड़ के, समेशन द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स must be equal to the number n। पहले इसको अच्छे से समझिए, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप तो समझ जाएंगे अच्छे से कि अगर n एक परफेक्ट नंबर है तो n के जितने भी फैक्टर निकलेंगे n को छोड़ के, वो सभी फैक्टर का जो समेशन है, एडिशन है, वो n के बराबर होना चाहिए। ये जो मैंने लिख दिया ये बहुत कोई समझ में नहीं आया होगा, तो एग्जाम्पल, इसलिए हमेशा एग्जाम्पल हम लोग को मैथ में काम आता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर 6 को मैं मान लेता हूँ कि एक परफेक्ट नंबर है, तो 6 के कितने फैक्टर है? 1, 2, 3, 6। अभी इसको अगर n मानेगा आप, तो 6 तो यहाँ भी आ जा रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी जो फैक्टर है, क्या इनका सम इसके बराबर आ रहा है? तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो अगर समेशन इसके बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का यही डेफिनेशन है और परफेक्ट नंबर का यही एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है। तो इस पर क्वेश्चन आया नहीं है ज़्यादा, बस देख लेंगे। जैसे 6 एक नंबर है, 28 एक नंबर है, 8128 एक नंबर है, तो इस पे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये इस पे कोई क्वेश्चन बना नहीं, 28 पे बन चुका है,
6 पे ही बन चुका है, लेकिन 8128 पे कोई नंबर अभी तक क्वेश्चन बना नहीं। अगर चाहे तो कैट में आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है, सीडीएस में आ सकता है, क्योंकि जो 3-4 एग्जाम का नाम मैंने बोला यही सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर्म होता है, बाकी कमीशन में खाली क्वेश्चन कॉपी होता है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। ये जो नंबर है यही इसी को बोला जाता है परफेक्ट नंबर। तो 1 का जो प्रॉपर्टी है वो इसका जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, फिर भी 1 परफेक्ट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो 1 खुद है। अगर 2 फैक्टर होता है तब ये पूरी परफेक्ट नंबर का प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन इसका फैक्टर 1 ही है, इसीलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये रहा 1 के बारे में पूरा जानकारी। जो 1 पहले एक्स्ट्रा बीच में आ गया इसको भी मैंने बता दिया, लेकिन ये आज था नहीं, फिर भी ये डिस्कस हो गया क्योंकि ये प्रॉपर्टी आ गई। अब बहुत कोई को पता नहीं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा डिस्कस कर दिया। हालांकि इस पर ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, आया भी नहीं है, फिर भी जानकर रखना जरूरी है। अगर किसी दिन एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो सकता है सबको। तो ये रहा आज का पूरा क्लास 0 पे और 1 पे। मुझे लगता है कि ये देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 पे या 1 पे कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी आया, कहाँ का प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर्टी पे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड कि क्या एक रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, एक प्राइम में आता है कि कॉम्पोजिट में आता है, ये सब क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। तो जितने भी प्रॉपर्टी है टोटल 10 प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है एक के ऊपर, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है मैंने सब पे रिसर्च करके ये सब लेके आया आपके लिए। तो आप देख लीजिएगा। तो आज आशा करता हूँ कि ये दोनों एक क्लास देखने के बाद ये दोनों जो संख्या है 0 और 1 का आपको कोई भी डाउट कभी नहीं होना चाहिए। तो बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगा आज का क्लास। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट वाला वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ताकि आपको भी मदद हो। और मेरे मेरे मदद के लिए आप सिर्फ थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ऐसे क्लास आपके लिए लेके आने के लिए। थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए।